नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो चैप्टर है वो है हर्षवर्धन के बारे में। और इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर पे आज हमारा थर्ड पार्ट है और आज ये वर्धन वंश हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम अपने पिछले पार्ट को रिवाइज कर लें ताकि आपको फिर से याद करने में कोई कठिनाई ना हो। देखिए, जितनी बार भी आप रिपीट करेंगे ना, उसे पढ़ेंगे ना, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने जाना कि किस तरह से वर्धन वंश की स्थापना होती है। पुष्यभूति का पुत्र रहता है प्रभाकर वर्धन और उसकी 3 संतानें रहती है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। तो जो राजश्री रहती है ना, उसका विवाह कन्नौज के शासक के साथ होता है जिसका नाम होता है ग्रह वर्मन। ठीक है, कन्नौज यूपी में, आप जानते हैं। तो ग्रह वर्मन की दुश्मनी रहती है देवगुप्त के साथ, लेकिन शादी के बाद इसकी मृत्यु या फिर इसकी हत्या देवगुप्त के हाथों हो जाती है। ठीक है, झगड़ा, इनका मनमुटाव, मतभेद पहले से ही था, लेकिन जब इसका ग्रह वर्मन का भी जो विवाह है वो राजश्री के साथ हो जाता है, उसके बाद इसकी हत्या देवगुप्त के द्वारा हो जाती है। देवगुप्त मालवा का शासन रहता है और देवगुप्त का ही मित्र रहता है शशांक। ठीक है, तो जब देवगुप्त ने राजश्री के पति की हत्या की, तो राजश्री का जो भाई रहता है राजवर्धन, उसने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब देवगुप्त का जो दोस्त रहता है बंगाल का नरेश शशांक, उसने राजवर्धन की हत्या कर दी। फिर क्या होता है, शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने करके राजधानी कन्नौज को बनाया। ठीक है, कितना मैंने आपको बताया था। आप इसे क्रम वाइज लिख लेना तो आपको याद करने का जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, यहाँ पर कुछ नाम जो है, इसकी हत्या इसने की, फिर इसने की, फिर इसने की, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एग्ज़ाम वगैरह में आप जो है कितने भी याद करें नहीं होगा, तो आप इसे क्रम वाइज लिख लें। ठीक है, तो फिर देखिए, बहन को हर्ष ने कैसे ढूंढा, राजगद्दी पर किस तरह से वो बैठता है। इसके समय में हेनशांग आता है, हर्षवर्धन के समय में, है ना। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, नीतियों का पंडित कहा गया है। तो इतना मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया था, है ना। देखिए, तो हम आगे बढ़ते हैं आज के मुख्य बिंदु पर। तो देखिए, हमने काफ़ी सारी जानकारी ले लिया था और हर्षवर्धन के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में, है ना। प्रशासन के बारे में भी हमने जान लिया था कि किस तरह से भाग कर, भूमि कर था जो राज्य की आय का मुख्य साधन होता था। कृषकों से उनकी उपज का छठा भाग, कितना भाग, छठा भाग दिया जाता था, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रशासन में ही। देखिए, बलि कर के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभव है कि यह एक प्रकार का धार्मिक कर होगा। ठीक है, अब देखिए, हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो प्लीज़ आप माइंड ना करें, और इसलिए भी वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, सिंहनाथ जो है वो कुछ अधिकारी के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ठीक है, अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे। ठीक है, उसके नाम दिए गए हैं। सिंहनाथ सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान होता था, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान। ठीक है, सामंत जो था वो नागरिक प्रशासन का प्रमुख था। यहाँ पर मतलब नाम और उनके प्रमुख अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। देखिए, हिंसा के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। हेनशांग हर्ष की सेना को चतुरांगनी रख कहता था। ठीक है, और हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं जो है वो नालंदा और सोनीपत से प्राप्त हुई है। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण है। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष नाम लिखा है और उसे माहेश्वर सार्वभौम या फिर महाराजा धीराज कहा गया है।
हेनसंग क्या कहता है कि हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया था और नेपाल में हर्ष संवत की प्रचलन, ठीक है, इसके आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था। देखिए हर्ष ने और मतलब उत्तरी उड़ीसा, उसके बाद दक्षिणी उड़ीसा, कलिंग पर विजय प्राप्त की और इन विजयों के बाद हर्ष जो है वो उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने संकुलोत्परापतनाथ की उपाधि धारण की। ठीक है, काफी लंबा संस्कृत वाला नाम है। हेनसांग का विवरण देखिए क्या है उसने लिखा है। तो हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री हेनसांग की भ्रमण को लेकर है। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए वो भारत पहुंचता है। कौन पहुंचता है? हेनसांग। इसने नालंदा महाविद्यालय में अनेक वर्षों तक अध्ययन किया। ठीक है, और आचार्य शीलभद्र हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। हेनसांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया और चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र और वैशाली पतन की अवस्था में थे। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है और इस यात्री ने मेहतर, चांडाल आदि अछूतों का वर्णन किया है। किसने किया है? हेनसांग ने। वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे, ऐसा हेनसांग ने लिखा है। ठीक है, देखिए चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री हेनसांग है। वो हर्ष के समय में भारत आता है। ईस्वी सन आपका लिखा हुआ है। भास्कर बर्मन हर्षवर्धन की राजसभा में रहा है। फिर फाहियान या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आता है। ठीक है, चीन से भारत आने वाला ये प्रथम बौद्ध भिक्षु कौन है? फाहियान। फिर आता है इटिशिंग, समुद्री मार्ग से भारत आया। ठीक है, सबके काल लिखे हुए हैं। अब चीन में दूध भेजने वाला कौन था? ठीक है, तो हर्षवर्धन है, पुष्यभूति वंश का है, आप जानते हैं। नरसिंह द्वितीय ये पल्लव वंश का है। यशोवर्मन कन्नौज नरेश, कुलोत्तुंग प्रथम ये चोल वंश का। मतलब चीन से भारत तो आया है। अब भारत के भी कुछ राजाओं ने अपने दूत को कहाँ भेजा है? चीन में, उसके नाम दिया गया है। अब हम कुछ बौद्ध धर्म और नालंदा के बारे में जान ले। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए सबसे विख्यात केंद्र नालंदा महाविहार था, जहां बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय था। ऐसा कहा गया है कि इस महाविहार में 10,000 छात्र थे, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। एक अन्य चीनी यात्री इतिशिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया और उसके अनुसार इस महाविहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का जो भरण पोषण होता था ना, वो 100 गांव के राजस्व मतलब कर से होता था, टैक्स से होता था। इति सिंह ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया। हर्ष की धार्मिक रीति सहनशील थी और वह आरंभिक जीवन में शैव था। कौन? हर्षवर्धन। परंतु धीरे धीरे बौद्ध के प्रभाव में उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया और सम्मेलन में शास्त्रार्थ का आरंभ किसने किया? तो हेनसांग ने। कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया। ठीक है, कहाँ पर? प्रयाग में। ये एग्जाम में पूछता है। जहां हर्ष ने अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं का दान कर दिया। वानभट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चाटुकारितापूर्ण चित्रण हर्ष चरित्र नामक पुस्तक में किया है। हर्ष के 3 नाटक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। हर्ष के 3 नाटक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, याद रहेगा आपको। वानभट्ट की हर्षचरित है। ठीक है, हर्ष का है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो जानकारी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, तो
उम्मीद है कि आप सभी को ये जो सेशन है काफ़ी पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम संगम काल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।